राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने छठी क्लास की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और आज हम 7वीं क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो एनसीईआरटी बुक में जमाई गई है। ठीक है, 7वीं क्लास में हम पढ़ेंगे भाई 700 से 750 ईस्वी तक कितने कौन कौन से परिवर्तन आए। ठीक है, चलिए क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री। इस क्लास में 700 ईस्वी से 750 ईस्वी तक क्या क्या परिवर्तन आए उनके बारे में बताया गया है डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले है शब्दावली यानी कि भाषा। भाषा में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, समय के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की शब्दावलियों, अर्थों और व्याकरण में अनेक बदलाव हुए। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान शब्द के लेकर चलो, 13वीं शताब्दी में हरियाणा, पंजाब और गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र था, वो हिंदुस्तान कहा जा करता। इसके इतिहासकार हैं मिनहाज ए सिराज के संदर्भ में अर्थ है इसका। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ ये है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति बाबर द्वारा वर्णन, जो 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के समान अर्थ रखता है। ये थे हिंदुस्तान शब्द के अर्थ, मतलब शब्दावली में परिवर्तन आए। ठीक है, शब्दावली यानी कि भाषा। ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में परिवर्तन। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत मतलब जहाँ से इतिहास का पता चलता है, उसमें क्या परिवर्तन आए। इस कालखंड में ऐतिहासिक स्रोत सिक्के, अभिलेख, शिलालेख, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण की कला, लिखित सामग्री है। परंतु प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता बढ़ गई, मतलब कई स्रोत मिलने लग गए, विविधता बढ़ गई। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते इत्यादि कागजों पर लिखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोग इन सब का हिसाब किताब अपने कागजों में लिखने लगे। ठीक है, धनी व्यक्ति थे जो शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों के रूप में विभिन्न तथ्य एकत्रित कर अभिलेख में रखते थे। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। यह सामाजिक और राजनीतिक में क्या क्या परिवर्तन आए समय के साथ साथ। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट, सिंचाई में नहर का प्रयोग, कताई में चरखों का प्रयोग, युद्ध में अग्नेयास्त्रों यानी कि बारूद का प्रयोग का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, खान पान में बदलाव के रूप में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी इत्यादि आगमन। ये आलू, मक्का ये पुर्तगाली लेके आए थे, तम्बाकू भी पुर्तगाली लेके आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत, ये तो सभी को पता ही होगा। राजपूतों का उदय हुआ, साथ ही मराठा, सिख, जाट, अहोम और कासत्य आदि का भी महत्व राजनीतिक दृष्टि से बढ़ गया। किसान तथा अन्य समुदाय विभिन्न वर्गों में बंट गए, जिससे आर्थिक आधार पर ऊंच नीच में बांटा गया, परंतु जाति व्यवस्था स्थायी नहीं थी। मतलब आर्थिक आधार पर बांटा गया था स्टार्टिंग में, जाति व्यवस्था नहीं थी स्टार्टिंग में। ठीक है, सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर जातियों के दर्जे बदलते रहे। जैसे जैसे सत्ता बदलती रही, राज्य बदलते रहे, उसे उसे जातियों का नियम बदलते रहे। जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी, जिसका पालन जाति पंचायत द्वारा कराया जाता था। मतलब जो भी जाति समुदाय होता था उसके अलग नियम होते थे और उसका नियमों का पालन करें उसके लिए जाति पंचायत बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्र और साम्राज्य। ठीक है, कई क्षेत्रों के भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, सबकी अपनी भाषाएं, संस्कृति, विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। अलग अलग भटके थे, उनकी अलग भाषा थी, अलग संस्कृति थी, स्पष्ट हो चुका था भाई इसका यो सिस्टम है, इसका यो सिस्टम है। ठीक है, चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंशों का विशाल साम्राज्य तो था, तो कुछ क्षेत्रीय राजा भी थे। इनका तो विशाल साम्राज्य था, इनके अलावा कुछ छोटे छोटे राजा भी थे जिनकी साम्राज्य था आसपास। ठीक है, धार्मिक परिवर्तन किस प्रकार आए। किसी दैविक तत्वों में आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक या आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। ठीक है, ये किसी दैविक तत्व में आस्था होती थी, कोई धर्म अपना लिया, कुछ और कर लिया, ये आर्थिक संगठनों में विभाजित होती थी। ठीक है, से संबंधित होती थी। नए देवी देवताओं का पूजन होने लगा, मंदिरों का निर्माण होने लगा, मंदिरों के निर्माण की विभिन्न शैली होती थी। ब्राह्मणों का धर्म संरक्षक के रूप में महत्व, ब्राह्मण मतलब धर्म के रक्षक माने जाते थे। ठीक है,
पेम्मल देवी देवताओं के रूप में जनसाधारण तक भक्ति की पहुंच। ठीक है। नए धर्म जैसे इस्लाम का आगमन होया इत्यादि महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 700 से 750 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के कालाखंड के मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। इसको मतलब ये 1000 सालों को भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये धार्मिक परिवर्तन थे। नेक्स्ट है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न राजवंश उभरे। ये तो आपको पता है भाई, जैसे 7वीं सदी आई विभिन्न राजवंश उभरे, 7वीं सदी आई तो विभिन्न राजवंश उभरे। बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है। सामंत खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी का मतलब मंडलेश्वर होता है, घोषित करने लगे। 8वीं सदी के प्रारंभ में दक्कन में राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने स्वामी चालुक्य को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दंतीदुर्ग ने अपने स्वामी जो चालुक्य थे उसके स्वामी उनको परास्त करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। ठीक है। हिरण्य गर्भ अनुष्ठान, सोने का गर्भ ब्राह्मणों की सहायता से कराया गया अनुष्ठान, जिससे बाजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी स्त्री के रूप में दोबारा स्त्रीत्व धारण कर लेता था। ये कुछ ऐसा यज्ञ वगैरह होता था, मतलब जो क्षत्रिय नहीं है नहीं वो ये यज्ञ कराकर खुद को क्षत्रिय बना देता था। ऐसे सिस्टम चल गए थे। उदाहरण, इसका उदाहरण है कंदब, म्यूसरमन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र चंद्र ब्राह्मण। ये क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में हुआ था ऐसा। ठीक है। प्रशासन के बारे में कुछ बातें। नए राजाओं ने महाराज, धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती इत्यादि ये उपाधि धारण कर लिया अपने आप ही। सामंतों, किसानों, व्यापारियों तथा ब्राह्मण संगठनों की सत्ता में साझेदारी होती थी। ठीक है। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तथा व्यापारियों से लगान के रूप में राजस्व की वसूली। ठीक है, ये सिस्टम होता था। एक नोट लिखा गया है, तमिलनाडु में चोल राजवंशों के अभिलेख 400 से अधिक करों की चर्चा करते हैं। देख लो, 400 से अधिक कर वसूले जाते थे, अधिक प्रकार के कर। वेट्टी एक प्रकार का कर होता था, ये इंपॉर्टेंट है। वेट्टी पूछा जा सकता है किस प्रकार का कर होता। जबरन शर्म या कदमाई भूराजस्व का प्रमुख अंग था, मतलब जबरदस्ती शर्म कराना वेट्टी कहलाता था। ठीक है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा के लिए रचित होती थी। ब्राह्मण इनकी रचयिता करते थे, जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा करते थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है। ठीक है, नागभट्ट की प्रशस्ति। राजा प्राय ब्राह्मणों को ताम्र पत्रों पर अभिलिखित भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ठीक है। 12वीं शताब्दी में कल्लण द्वारा संस्कृत काव्य राजतरिणी की स्थापना की गई, जिससे कश्मीर पर शासन करने वालों का इतिहास दर्ज है। ठीक है। राजतरिणी। धन के लिए युद्ध। राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रयास करते थे, जिसमें गंगा घाटी में कन्नौज नगर पर अधिकार संघर्ष प्रमुख था। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लवों के बीच था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में था, यह बात पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार के बीच में, राष्ट्रकूट और पल्लवों के बीच में। यह अगला भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद गजनी 1997 से 2030 तक था इसका जीवन काल, ने मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों पर नियंत्रण किया। इसने अनेक मंदिरों जैसे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। अफगानिस्तान की गजनी से आया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने। ठीक है। और इससे आगे है एक बुक, किताब अल हिंद, अल-बुरनी ने लिखी है किताब। इंपॉर्टेंट है, पर्सन है, ये पूछा जा सकता है। किताब अल हिंद किसने लिखी, अल-बुरनी। महमूद के आदेश पर उपमहाद्वीप का लेखा जोखा। महमूद गजनवी के बारे में थी, उसके उपमहाद्वीप जिस पे उसने कब्जा किया था, जीतता था या जिसको, उसके बारे में थी ये बुक। ठीक है, ये था हमारा मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट है चौहान वंश। दिल्ली और अजमेर के आसपास गुजरात के चालुक्यों तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से संघर्ष। ठीक है, दिल्ली और अजमेर के आसपास। पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक था। इसने 2 युद्ध में लड़े।
पहला युद्ध में वो जीत गया, दूसरा में वो हार गया। पहला युद्ध था इसका 1991 में मोहम्मद गौरी के साथ, वो युद्ध वो जीत गया। दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और 1192 में अगले ही साल पहले साल युद्ध पृथ्वीराज तृतीय ने जीता और अगले साल 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। इसका कालखंड था 1168 से 1122 तक। ठीक है। चोल राजवंश उरेयूर से तंजावुर तक, ये पूछा जा सकता भाई चोल राजवंश कहाँ से कहाँ तक था, उरेयूर से तंजावुर तक। कावेरी डेल्टा के मुटियारा की सत्ता कांचीपुरम में पल्लवों के अधीन थी। ठीक है। उरव्यार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को परास्त कर डेल्टा पर कब्जा किया था। अब उसने तंजावुर शहर एवं निसुसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण और उत्तर पांड्य और पल्लवों को जीता। राजा राज प्रथम इम्पोर्टेंट है, 1985 में राजा बना और ये सबसे शक्तिशाली चोल राजा था। ये पूछा जा सकता है वह सबसे शक्तिशाली चोल राजा कौन सा था, राजा राज प्रथम। एक राजेंद्र प्रथम जो राजा राज का पुत्र था, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगाधरी श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला, जल सेना का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था जो राजा राज का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भव्य मंदिर व कांस्य मूर्ति कला, चोल साम्राज्य के समकालीन थी ये। राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर तथा गगईकोंड चोलपुरम में अनेक मंदिर बनवाए। ठीक है। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि की बस्तियां थी। मंदिर शिल्प केंद्र के रूप में उभरे। उत्कर्ष कांस्य प्रतिमाएं चोल मंदिरों की विशेषता थी, देवी देवताओं के साथ भक्त भी। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कृषि और सिंचाई। कावेरी नदी बंगाली खाड़ी में गिरने से पूर्व कई शाखाओं में बढ़ जाती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बंगाली खाड़ी आपको पता होगा कहाँ है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के नीचे। ठीक है। जहाँ पर गंगा नदी गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी डलती है। ठीक है। जो जल निक्षेपण द्वारा उपजाऊ भूमि का सर्जन करती थी। जो कावेरी नदी थी ये मतलब समुद्र में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती थी और कई शाखाओं में बढ़ने से जो मलबा लेकर चलती थी इतनी दूर से, वो मतलब उपजाऊ भूमि का निर्माण करती थी ये। ठीक है। इन शाखाओं पर तटबंध बनाकर नहरों द्वारा खेतों से जोड़कर सिंचाई की जाती थी। मतलब इन पे तट बनाए दिए, मतलब बांध सा बनाए दिया और खेतों के लिए पानी निकाल दिया गया। कुएं, सरोवर सिंचाई के प्रमुख साधन थे। तमिलनाडु के आसपास कृषि काफ़ी विकसित थी। ये थी हमारी आज की एनसीईआरटी हिस्ट्री। अब हम 7th क्लास की हिस्ट्री पूरी करेंगे। ठीक है। इसके बाद 8, 9 और 10th। ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। HSC एनसीईआरटी से उठा रहा है क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी में से ही छाट कर बनाए गए हैं। ठीक है। पिछले जो कुछ भी पेपर हुए हैं उनसे पता लगा भी यहाँ से क्वेश्चन उठाने, उसके हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं। जैसे ही मैं इस सिलेबस को कवर कराऊंगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई इससे सभी क्वेश्चन इससे ही आ रहे हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री से। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।